वज़ीर आज़म साहब से कि वो अपना कैबिनेट को कंट्रोल करें। वज़ीर आज़म साहब मस्ट हैव द मैंडेट टू हैव द अथॉरिटी टू। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीर इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे और बड़ा मुनासिब अंदाज से राजा परवेज अशरफ साहब एतराज करता है और आपको एक रास्ता देता है कि आप इस बात से अब पीछे हटें। जो जुलूस में कहा जा रहा है, जो धरना में कहा जा रहा है, उस पर तो तकीद बनता है। कंट्रोल हिज टीम। अगर वजीर आजम खुद अपना वजीर को अपना पॉलिसी से डायरेक्ट नहीं कर सकता और कोई वजीर अपना बात करता है, कोई वजीर अपना बात करता है, तो मेरा ख्याल में इस हुकूमत के लिए, वजीर आजम साहब के लिए मसाइल में कमी नहीं, मजीद मुश्किलात पैदा किया जाए। इस वक्त जहां पाकिस्तान खड़ा है जनाब स्पीकर, जहां ये खिता खड़ा है, हमारे इर्द गिर्द जो सब कुछ जियो पोलिटिकली हो रहा है, मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें एक साथ हो जाए, मुत्तहद हो जाए, ये तय करे कि पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं उनके हम मिल के मुकाबला करेंगे, ताकि हम इस मौके पे जो मैं हुकूमत वक्त से खास तौर पे वजीर आजम साहब के चंद ऐसे वजीर हैं, चंद ऐसे वजीर है और शायद उनका सियासत कुछ ऐसा है, उनका मकसद मुझे समझ से बाहर है, मगर ये हमेशा वजीर आजम की काम में मदद करने के बजाय मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। और मैं वजीर आजम साहब से अब 2 दफा शहबाज शरीफ साहब को, वजीर आजम साहब को इस ओहदा के लिए खुद वोट डाला है। इस वक्त जहां पाकिस्तान खड़ा है जनाब स्पीकर, जहां ये खिता खड़ा है, हमारे इर्द गिर्द जो सब कुछ जियो पोलिटिकली हो रहा है, मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें एक साथ हो जाए, मुत्तहद हो जाए, ये तय करे कि पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं उनके हम मिल के मुकाबला करेंगे, ताकि हम इस मौके पे जो जियो पोलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिक, सियासी तौर पे जो हुकूमत और रियासत पाकिस्तान के लिए मौके हैं, उनका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिविडेंड दिलाने के लिए ये एक प्री रेक्विजिट है। मगर क्या करे कि बस पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। जहां तक आजाद कश्मीर का हालात है, वहां इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन ये बात बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीर इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे और बड़ा मुनासिब अंदाज से राजा परवेज अशरफ साहब एतराज करता है और आपको एक रास्ता देता है कि आप इस बात से अब पीछे हटें। जो जुलूस में कहा जा रहा है, जो धरना में कहा जा रहा है, उस पर तो तकीद बनता है।
لیکن وہ تو کوئی ممبران اسمبلی نہیں ہے, وہ اس ملک کے کوئی وزیر نہیں ہے, وہ کوئی سینئر وزارت نہیں رکھتے. ہم کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دیں, میں کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دوں کہ وہ وزیر آج تک وزیر ہے, معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں؟ تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دیں کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ رانا ثناءاللہ صاحب کا بہت عزت کرتے ہیں. کشمیر کے جس انداز سے میں خود جانتا ہوں میاں محمد نواز شریف کا جو تعلق ہے, جو رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ, کشمیر کوز کے ساتھ, جس انداز سے ان حالات کا حل نکالنا چاہتے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جناب اسپیکر, کشمیر کے اپنے اینڈیمک مسئلے اپنی جگہ, سیاسی مشکلات اپنی جگہ, کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں, یہ ایک وہ واقعی وزیر کا بیان نے اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک واقعی وزیر نے یہ بات کہا تھا کہ ہم اسی کشمیر کے الیکشنز کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم اپنے جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں, تو اگر کوئی وزیر یہ کہیں کہ ہم اپنا جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے عوام, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نہیں, کسی اور سیاسی جماعت نہیں, انہوں نے حکومت کی اس بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا, ان کو یہ راستہ ملا کہ اس قسم کے حالات کشمیر میں پیدا کیا جائے. آج اگر مولانا فضل